हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की जो आपकी फ्लामिंगो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस। और एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसकी समरी, इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स हर चीज़ सेपरेट वीडियो में कवर कर लिए। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो जल्दी से जाइए, कवर करके आइए ताकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जल्दी फट सॉल्व कर लें। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसके ऑथर कौन है? तो 4 ऑप्शंस दिए, हमें एक सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट है जेम्स बॉन्ड, अरुंधति रॉय, सुधा मूर्ति या डी अनीस जंग। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एनीस जंग। शी इज अ फीमेल और इन्होंने ही ये ऑथर में और यही इसकी ऑथर है। तो डी अनीस जंग इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। ओके, नेक्स्ट, दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? ये जो ऑथर है अनीस जंग, इन्होंने एक बुक लिखी है बहुत बड़ी और उसमें से एक पार्ट उठा के एज अ चैप्टर हमें दिया है द लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये कौन सी बड़ी सी बुक है जिसमें से ये एज एन एक्सर्प्ट, एज अ पार्ट ये चैप्टर हमें निकाल के पढ़ाया गया है? तो उस बुक का नाम क्या है? तो ऑप्शन है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनवेलिंग इंडिया, ब्रेकिंग द साइलेंस, द सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो इस स्टोरी में अलग अलग छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी कहानियाँ हैं। कोई बैंगल मेकर है, कोई रैक पिकर यानी जो कचरा कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे होते हैं वो हैं, या कोई टी स्टॉल पे काम कर रहा है। तो ऐसे बेचारों का जिन बच्चों का स्टोलन चाइल्डहुड यानी जिनका बचपना समझो कुछ लोगों ने चुरा लिया है, उनको बचपन में काम कराते हैं, चाइल्ड लेबर कराते हैं, उनसे मजदूरी करवाते हैं, उनका बचपना जैसे समझो छिन गया है। तो ये जो स्टोरी है हमने जो पढ़ी है, मुकेश की स्टोरी और साहिब आलम की जो हम स्टोरी पढ़ी है हमने, वो इस बड़ी सी बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में से निकाला हुआ एक एक्सर्प्ट या फिर आप कह सकते हैं एक पार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये बड़ी सी बुक है अनीस जंग की और इसी में से एज अ पार्ट निकाला गया है साहिब आलम और मुकेश की स्टोरी भी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? इस स्टोरी में ऑथर क्या एनालाइज करते हैं? नंबर 1, रिच पीपल, जो लोग बहुत अमीर होते हैं, गार्बेज यानी कचरा, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, कि बेचारे गरीब बच्चों को लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं यानी उनसे मेहनत करवाते हैं, मजदूरी कराते हैं, उनका बचपना जैसे समझो चुरा लेते हैं। हर वर्क्स यानी खुद अनीस जंग ने जो काम किया है आज तक, उन्होंने जो भी वर्क किए हैं उनके बारे में बता रही है इस चैप्टर में। तो नहीं, अपने बारे में तो वो कुछ नहीं बता रही। तो यस, ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट कि कैसे गरीब बच्चों को लोग प्रताड़ित करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और उनसे काम निकलवाते हैं और उनको बदले में कोई पैसे भी नहीं देते। तो ऑप्शन नंबर सी, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉइटेशन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी सेंट्रल थीम क्या है, बेसिक थीम क्या है, किस थीम के ऊपर चल रहा है पूरा चैप्टर? तो ऑप्शन नंबर ए, पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। पिटिएबल यानी कि ऐसे पुअर चिल्ड्रन है जो बहुत पिटिएबल है यानी जिनके ऊपर बहुत हमें दया आती है, पिटी आती है यानी दया आती है, और उनका जो चाइल्डहुड है वो लॉस्ट हो गया है यानी कि जो उनका बचपन है वो खो गया है क्योंकि वो इस मेहनत मजदूरी और कमाने के चक्कर में ऐसे पड़ गए हैं, इतने पुअर है बेचारे कि अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। तो उसके बारे में है ये चैप्टर। गार्बेज यानी कचरे के बारे में है? नहीं, कचरे के बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो साहिब आलम था वो एक रैक पिकर था यानी कचरा बीनने वाला, कचरा कलेक्ट करने वाला एक छोटा बच्चा था। तो ये सिर्फ उसका काम था कि वो गार्बेज कलेक्ट करता था, लेकिन इसके ऊपर पूरी स्टोरी की थीम नहीं चल रही। साहिब एंड मुकेश के ऊपर चल रही है स्टोरी। साहिब एक रैक पिकर था, मुकेश एक बैंगल मेकर्स की फैमिली से था और वो बैंगल मेकिंग करता था। स्प्रिंग सीजन के ऊपर नो। सो ऑप्शन वुड बी ए, पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। यही पूरी चैप्टर की थीम है कि छोटे बच्चे कितने पिटिएबल यानी उनके ऊपर हमें कितनी दया आती है और उनको लोग एक्सप्लॉइट करते हैं उनसे चाइल्ड लेबर करवा के। नेक्स्ट, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? ये जो बच्चे बताए गए हैं इस चैप्टर में, इनको किसने फोर्स किया, किसने इनको ज़बरदस्ती ये एक्सप्लॉयटेशन की ज़िंदगी जीने पे मजबूर किया है? पहला है ग्रीड,
क्योंकि बच्चे बहुत लालची थे इसलिए ऐसा करते थे? नहीं, ये लोग लालची नहीं थे, क्योंकि ये बच्चे, इनको ग्रीड वर्ड का मतलब ही नहीं पता। एक्सट्रीम पावर्टी, बहुत ज़्यादा गरीब, पावर्टी यानी दे वर वेरी पुअर, और क्योंकि ये बहुत पुअर थे इस वजह से ये लोग ऐसा करते थे। पीयर्स यानी कि जो इनके फ्रेंड्स और इनके साथ में रहने वाले बच्चे थे वो इन लोगों से ऐसे काम करवाते थे? नो। इनके पेरेंट्स इन लोगों से ऐसे काम करवाते थे कि भाई तुम लोग ऐसे काम करो? तो यस, कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी बोलते थे, लेकिन पेरेंट्स क्यों बोलते थे? क्योंकि दे वर एक्सट्रीमली पुअर, इसीलिए पेरेंट्स बोलते थे कि तुम लोग ये काम करो, कचरा बीनने का काम करो, जूते चप्पल बनाने का काम करो, बूट पॉलिश का काम करो, या बैंगल मेकिंग का काम करो। इसीलिए उनको एक्सप्लॉयटेशन की ज़िंदगी जीनी पड़ी, बिकॉज दे वर एक्सट्रीमली पुअर। सो ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? अब साहिब आलम एक बच्चा था जो कि रैक पिकर था सीमापुरी में। सीमापुरी यानी कि ईस्ट दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे कचरा बीनने वाले ये लोग रहते हैं, और ये लोग वहीं पे सारा कचरा कलेक्ट करके अपनी रोज़मर्रा कमाते थे, यानी कुछ थोड़े बहुत पैसे कमाते थे। तो उनके जो पेरेंट्स थे, जो ये रैक पिकर्स यानी कि जो ये कचरा बीनने वाले बच्चों के जो पेरेंट्स थे, उनके लिए कचरे का मतलब क्या होता था, यानी इस गार्बेज का मतलब क्या होता था? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, उनको एंटरटेनमेंट मिलता था, मज़ा आता था कचरा कलेक्ट करना और अपने बच्चों से करवाना? ऑब्वियसली नॉट। मीन्स ऑफ जॉय, उनको हैप्पीनेस और खुशी मिलती थी ये काम करके? नो। मीन्स ऑफ सॉरो, यानी कि उनको सॉरो, सैडनेस होती थी, दुख होता था ये काम करके? तो यस, दुख तो ऑब्वियसली होता ही होगा, बट फिर भी दुख है, लेकिन पेट के लिए तो करना पड़ेगा। अगर हमने गरीबों के मुँह से सुना है तो वो कहते हैं पेट के लिए तो करना पड़ेगा, यानी कि भूख लगेगी तो क्या खाओगे, यू नीड फूड फॉर इट, एंड फूड पैसों से आता है। सो मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने के लिए। तो पेरेंट्स के लिए, जो रैक पिकर्स के पेरेंट्स थे, उनके लिए ये कचरा मीन्स ऑफ सर्वाइवल हो गया था। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग कचरा नहीं बीनेंगे, कचरा इकट्ठा नहीं करेंगे और अपने बच्चों से नहीं करवाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? खाएंगे क्या बिना पैसे के? खाना खरीदेंगे कैसे? सो बच्चों के पेरेंट्स के लिए एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल था कचरा कलेक्ट करना। तो ऑप्शन नंबर डी, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? अब ये जो चिल्ड्रन है, ये जो बच्चे हैं जो कचरा कलेक्ट करते हैं, जो खुद रैक पिकर्स हैं, उनके लिए गार्बेज का मतलब क्या है? पेरेंट्स के लिए तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल थे, लेकिन बच्चे ये काम क्यों करते थे? मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, उनको मज़ा आता था। मीन्स ऑफ टाइम पास, क्योंकि कुछ नहीं होता था काम करने के लिए, स्कूल जाते नहीं थे तो अपना टाइम पास करने के लिए कचरा इकट्ठा करते थे? नो। मीन्स ऑफ प्लेइंग, उनको कचरे से खेलना अच्छा लगता था? नो। एंटरटेनमेंट के लिए तो खेलते कूदते रहते थे, तो कचरा क्यों इकट्ठा करेंगे? तो एंटरटेनमेंट भी नहीं। अ वंडर, यानी एक वंडरफुल चीज़ उनको हो सकता है शायद मिल जाए कचरा बीनते वक्त, तो इसीलिए उनको ये वंडर लगता था। तो यस, ऑप्शन नंबर डी, अ वंडर इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब ये बच्चे इकट्ठा कचरा बीनते थे, कूड़ा इकट्ठा करते थे, तो कभी इनको शूज़ मिल जाते थे, कभी इनको कोई बहुत बढ़िया सी कोई पुरानी फटी पुरानी सही टी शर्ट मिल जाती थी। तो वो सारी चीज़ें उनको मिल जाती थी जो लोग यूज़ करके फेंक देते थे, और ये बेचारे बच्चे उन यूज़ चीज़ों को यूज़ करते थे, और उनके लिए एक वंडर की तरह होती थी ये चीज़ें, यानी कि एक वंडरफुल चीज़ की तरह होती थी। तो उनको लगता था हम जब कचरा बीनेंगे या कूड़े में से सर्च करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ या हमें हमारा कोई गिफ्ट टाइप का कुछ मिल जाएगा। तो इसीलिए बच्चे ये करते थे। वो जिंदा रहने के लिए या सर्वाइवल के लिए रैक पिकिंग नहीं करते थे। उनके पेरेंट्स के लिए रैक पिकिंग वॉज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बट नॉट फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए इट वॉज अ वंडर। नेक्स्ट, हु वॉज साहिब? साहिब कौन था? साहिब एक छोटा सा बच्चा था, सीमापुरी में रहता था, और ही वॉज अ रैक पिकर। तो वो एक शॉपकीपर था, दुकानदार था? नो। अ सर्वेंट, कहीं का नौकर था? नो। वो लास्ट में, स्टोरी बिल्कुल जब एंड होती है उस टाइम पे एक टी स्टॉल, चाय बेचने वाले स्टॉल पे एक छोटा सर्वेंट बन जाता है लास्ट में। लेकिन वो बेसिकली था कौन? ही वॉज अ रैक पिकर, यानी कि कचरा कूड़ा बीनने वाला, जो बोरी लेके चलता है बच्चा जिसमें वो कचरा कलेक्ट करता है, ये वो था, और उसके पेरेंट्स भी वही थे। ऑल ऑफ द अबव नॉट पॉसिबल। सो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी, अ रैक पिकर वुड बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर? कचरे में से साहिब क्या लुकिंग फॉर, यानी व्हाट वाज ही सर्चिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा था? एग्स,
अंडे ढूंढ रहा था? नो, ऑब्वियसली नॉट। गोल्ड ढूंढ रहा था वो, सोना। तो इसको एक स्टार बना देते हैं क्योंकि इस पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लगेगा, सो आई होल्ड ऑन टू दिस। कॉइन्स, सिक्के ढूंढता था, यस, कभी कभार उसको सिक्के भी मिल जाते थे। टॉयज, खिलौने, तो यस, टूटे फूटे खिलौने भी मिल जाते थे। तो इसका ऑप्शन है बी, गोल्ड। अब यहाँ पे गोल्ड से क्या मतलब है? साहिब एक ऐसा बच्चा था जो कचरा अपने मज़े के लिए इकट्ठा करता था, रैक पे करता, और उसको लगता था कभी जूते मिल जाएंगे, कभी कुछ टी शर्ट मिल जाएगी, कभी टूटी फूटी कोम मिल जाएगी, कुछ इस टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी कचरा को कलेक्ट करते वक्त। लेकिन गोल्ड क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें गोल्ड के बराबर ही हैं। गोल्ड के लिए तो वो सोच भी नहीं सकते, लेकिन कभी कभार उनको अगर कोई जूते मिल गए, कोई अच्छी सी चीज़ मिल गई कचरे में जो किसी ने फेंक दी, इनको मिल गई कचरे में, तो इनके लिए तो ये गोल्ड के, सोने के बराबर ही हुई ना। तो इसीलिए इट फील्स दैट दे आर डिगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, इसीलिए गोल्ड बोला है। गोल्ड का मतलब यहाँ पे सोने चांदी से रिलेटेड नहीं है। गोल्ड का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें इनको जो मिल रही हैं वो इनके लिए गोल्ड के बराबर ही है। गोल्ड की तुलना ये लोग उससे ही करते हैं। ये तो समझो सोने चांदी जितना अच्छी चीज़ मिल गई हमें, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड विल बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? लास्ट में साहिब एक टी स्टॉल में काम करने लगता है और उसको अपना रैक पिकिंग का काम छोड़ना पड़ता है। तो क्या वो ये खुश है? व्हाट डू यू थिंक, इज ही एक्चुअली हैप्पी व्हाइल वर्किंग इन दिस टी स्टॉल? क्योंकि जब वो रैक पिकिंग करता था तब जो सैक, जिस बोरी में वो अपना कचरा उठाता था, वो उसी का था। उसको अपनी मर्जी से उठाता था कचरा, अपनी मर्जी से फेंकता था, जो करता था अपनी मर्जी से करता था। बेसिकली वो अपनी मर्जी का मालिक था। लेकिन जब वो टी स्टॉल पे काम करने लग गया तो वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, वो किसी का सर्वेंट बन गया, उसके ऊपर उसका कोई मालिक या कोई ओनर आ गया। तो साहिब कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं था, वो मजबूरी में ये कर रहा था। ओके, सो इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? यस, नहीं, वो खुश नहीं था। यस, ही अर्न्स मनी, हाँ वो खुश था क्योंकि वो कुछ पैसे कमा रहा है। नहीं, वो तो वो रैक पिकिंग में भी कमा रहा था। नो अर्निंग, वो इसीलिए खुश नहीं क्योंकि उसकी कोई अर्निंग ही नहीं हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि टी स्टॉल में काम करने के बाद कुछ पैसे तो उसको मिलेंगे। नो, ही वॉज नॉट हैप्पी अर्निंग बट नो फ्रीडम, वो खुश नहीं था, अर्न तो कर रहा था लेकिन उसकी फ्रीडम चली गई। तो ही वॉज नॉट हैप्पी, पैसे तो कमा रहा था वो, फिर भी ही वॉज नॉट हैप्पी क्योंकि लास्ट में उसकी फ्रीडम चली गई। क्योंकि साहिब तो मस्त लड़का था, घूमता था, फिरता था, रैक पिकिंग करता था, अपने फ्रेंड्स के साथ नंगे पैर इधर से उधर भागता था। लेकिन यहाँ पर अब उसको वही करना पड़ेगा जो उसके मास्टर उसको ऑर्डर करेंगे, तो उसकी आज़ादी छिन गई बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन, दैट इज नो अर्निंग बट फ्रीडम। वो खुश नहीं था, अर्न तो कर रहा था बट फ्रीडम चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था? तो ऑप्शंस हैं, नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं था स्कूल जाने में। अब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि साहिब आलम को स्कूल में इंटरेस्ट था, क्योंकि अगर स्कूल में उसे इंटरेस्ट होता ही नहीं तो वो ऑथर अनीस जंग से पूछता ही क्यों कि आप क्या एक कोई स्कूल खोलेंगे? क्योंकि जब ऑथर ने उससे पूछा था कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो वो कहता है हमारी लोकेलिटी में कोई स्कूल नहीं है। तो ऑथर कहती है अगर मैं कोई स्कूल खोलूँ तुम्हारी लोकेलिटी में तो तुम आओगे? तो वो कहता है हाँ। और कुछ दिन बाद जब ऑथर वापस आती है उनकी लोकेलिटी में तो साहिब भागते हुए उनकी तरफ आता है और पूछता है आपने स्कूल खोल लिया? तो वो स्कूल के बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तभी तो वो बार बार पूछ रहा है ऑथर से, यस और नो। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि साहिब आलम इंटरेस्टेड नहीं था, वो डेफिनेटली इंटरेस्टेड था स्कूल जाने के लिए। हैड नो मनी टू पे फीस, ऑब्वियसली दे वर एक्सट्रीमली पुअर, वो लोग इतने गरीब थे कि स्कूल की फीस पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो दिस कैन बी एन ऑप्शन। वांटेड टू गो फॉर मूवी, उसको मूवी पिक्चर देखने जानी थी। अब आप सोचिए जिनके पास खाने के लिए नहीं वो मूवी कैसे देखने जाएंगे? तो ऑब्वियसली नो। वांटेड टू अर्न मनी, क्योंकि उसे पैसा कमाना था। तो ऐसा तो उसके ऊपर कोई जुनून था नहीं, भूत सवार था नहीं पैसा कमाने का, वो तो रैक पिकिंग करता था, कोई भी चीज़ मिल जाती थी तो बस यूज़ कर लेते थे उसमें से। तो नहीं, तो बेसिकली उसके पास पैसे नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी विच इज़ हैड नो मनी टू पे फीस इज़ द राइट ऑप्शन टू द क्वेश्चन, कि भाई वो क्यों स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। नेक्स्ट,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? उस बच्चे का पूरा नाम है साहिब आलम, इसका मीनिंग क्या है? जब ऑथर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है, तो वो कहता है नहीं। उसे खुद को नहीं पता कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, लेकिन ऑथर को उसके नाम का मीनिंग पता था। तो क्या है उसके नाम का मीनिंग? ओनर, कहीं का मालिक? नो। रिच मैन, कोई बहुत अमीर इंसान, क्या ये मीनिंग था उसके नाम का? नो। पुअर मैन, गरीब इंसान? नो। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यस। इस पूरी यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड का जो लॉर्ड होता है उसे हम कहते हैं साहिब आलम। तो यस, उसके नाम का मतलब ये था। बट अब आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि वो एक रैट पिकर है और उसका नाम क्या है? साहिब आलम, यानी पूरी यूनिवर्स का लॉर्ड। लेकिन बेचारा है क्या? ही इज़ अ रैट पिकर, अपनी इच्छाओं को मारता है वो। तो दिस इज एन आयरनी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेयर वॉज साहिब एम्प्लॉयड? आखिरी में साहिब कहाँ एम्प्लॉय हो गया था, यानी कि उसको कहाँ नौकरी मिल गई थी? तो एक टी स्टॉल पे उसको नौकरी मिल गई थी। एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, सीमापुरी जहाँ पे वो सब रैट पिकर्स रहते थे, वहाँ पे एक टी स्टॉल, एक चाय बनाने वाला एक छोटा सा टी स्टॉल था और वहाँ पे उसको नौकरी मिल गई थी। तो यस। एट अ साड़ी शॉप, साड़ी की दुकान पे? नो। एट अ ज्वेलरी शॉप पे भी नहीं मिली थी। एट अ स्वीट शॉप, मिठाइयों की दुकान पे? नो। सो ऑप्शन नंबर ए, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। लास्ट में साहिब को यहाँ नौकरी मिल गई थी। नेक्स्ट, वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? ऑथर ने गार्बेज यानी कचरे को कंपेयर किया है गोल्ड से, सोने से स्टोरी में। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है? तो ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ जूल्स इन इट, क्योंकि कचरे में से जूल्स निकलते थे, हीरे मोती जवाहरात निकलते थे। तो नो, ऑब्वियसली नहीं, इस वजह से नहीं, क्योंकि कचरे में से ये सब कभी नहीं निकला। बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, क्योंकि जेम्स यानी कि बहुत प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, वो उन्हें हम जेम्स कहते हैं। तो कहते हैं ये प्रेशियस स्टोन्स, ये पत्थर निकलते थे गार्बेज में से, तो ऐसा तो नहीं था। बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, क्योंकि गोल्ड निकलता था गार्बेज में से, सोना निकलता था, प्योर गोल्ड, तो ऐसा भी नहीं था। बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू। अब ये एनकैशमेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम कहते हैं एनकैशमेंट, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ओके, तो उसे हम एनकैशमेंट वैल्यू कहते हैं। तो कचरे में से कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाती थी जिन्हें बेच के उन लोगों को पैसा मिल जाता था, तो ये एनकैश हो सकती थी, यानी ये चीज़ें, इन चीज़ों की एनकैशमेंट वैल्यू थी, यानी ये चीज़ों को बेचो तो कुछ चंद पैसे उन लोगों को मिल जाते थे। तो इसीलिए दिस इज़ ओनली द रीज़न कि ऑथर गोल्ड बोल रहे हैं गार्बेज को, कि बेसिकली इन लोगों को कभी कभी कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ मिल जाती थी जो इनके लिए सोने के बराबर थी, गोल्ड की बराबर थी, और इन चीज़ों को जब वो बेचने जाते थे तो उनको कुछ पैसा मिल जाता था, जिससे ये लोग बेचारे अपना घर चला लेते थे। तो इसीलिए रीज़न है कि वो गार्बेज को गोल्ड बोल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है, बी, ऑप्शन नंबर डी है, बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू, क्योंकि इस कचरे में से कभी कभार कोई ऐसी चीज़ निकल जाती थी जिसे बेच के कैश में कन्वर्ट किया कर लेते थे ये लोग, इन लोगों को चंद पैसे मिल जाते थे, इसीलिए इनके लिए ये गोल्ड के बराबर थी, यानी कि सोने के बराबर थी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? ऑथर को ये जो लड़के हैं, छोटे छोटे लड़के हैं जो रैक पिकिंग करते हैं, कचरा बीनते हैं, इनको क्या लगते थे? ऑथर को क्या लगते थे? ऑथर इन लोगों को किस चीज़ से कंपेयर करती है, इन छोटे लड़कों को जो ये रैक पिकिंग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मॉर्निंग क्रोज, अर्ली इन द मॉर्निंग जो क्रोज, जो कौवे होते हैं वो जब निकलते हैं उनको, उनके जैसे कंपेयर करती थी? नो। इवनिंग क्रोज, शाम के समय जब क्रोज वापस अपने घर जाती हैं बर्ड्स, वो? नहीं। मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के समय जो बर्ड्स निकलती है चू चू करती हैं, वो? या इवनिंग बर्ड्स यानी कि शाम के समय जो बर्ड्स निकलती हैं वो? तो यस, ऑप्शन सी है मॉर्निंग बर्ड्स। क्यों इनको मॉर्निंग बर्ड्स बोलती हैं इन लड़कों को ऑथर? इसीलिए बोलती हैं मॉर्निंग बर्ड्स, क्यों? क्योंकि ये सुबह उन चिड़ियों की तरह निकलते हैं, अपने घर से कचरा कलेक्ट करते हैं, और शाम को जैसे चिड़ियाँ अपने घर वापस चली जाती है बर्ड अपने नेस्ट में, वैसे ही शाम होने से पहले ये लोग भी चले जाते हैं और फिर ये लोग नहीं दिखाई देते, फिर अपने घर में ये बच्चे रहते हैं, इसीलिए उनको मॉर्निंग बर्ड से कंपेयर कर रही है ऑथर, इन छोटे छोटे लड़कों और बच्चों को जो रैक पिकिंग करते हैं। नेक्स्ट,
नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। ऑथर जो है अनीस जंग, उनकी बर्थ प्लेस क्या है? तो ऑप्शन है यूएसए, बी कैलिफोर्निया, सी कोच एंड डी रूरकेला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, रूरकेला। रूरकेला इज अ प्लेस इन ओडिशा, ओके, और वहीं की रहने वाली हैं ये। सो ऑप्शन नंबर डी, रूरकेला इज द राइट ऑप्शन। इट इज इन ओडिशा, दैट मीन्स इंडिया में हुआ है इनका बर्थ, ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? ये जो टाइटल है, ये जो चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है? ये हमें क्या दिखाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है? अब स्प्रिंग सीजन क्या होता है? स्प्रिंग सीजन वो सीजन होता है जिसमें न्यू फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, नए नए पत्तियाँ, नए नए फूल, ये सब उगते हैं एक पेड़ में। यानी कि बेसिकली एक पेड़ का, एक फ्लावर का डेवलपिंग स्टेज होता है स्प्रिंग सीजन में। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बचपने को भी स्प्रिंग सीजन से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि ये उन बच्चों की तरह है जो फूल की तरह है, जो अभी ग्रो हो रहे हैं, जिनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। लेकिन इनका जो स्प्रिंग सीजन है, इनका जो चाइल्डहुड है, ये लॉस्ट हो गया है, ये कहीं खो गया है। क्योंकि ये सारे बच्चे अपनी इच्छाओं को मारते हैं, ये लोग बहुत गरीब हैं और इस वजह से ये रैक पिकिंग, कचरा कूड़े बीनने वाले काम करते हैं। कुछ बच्चे चाइल्ड लेबर में चले जाते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हजार्डस माइंस में काम करते हैं जहाँ उनकी जान को भी खतरा होता है। कहाँ इनको अच्छा पालन पोषण, फूड, न्यूट्रिशन कुछ भी सफिशेंट नहीं मिलता। तो इनका लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, यानी कि इनका लॉस्ट चाइल्डहुड हो गया है। इनके बचपने को, इनके चाइल्डहुड को स्प्रिंग सीजन से कंपेयर किया गया है। सो इसीलिए लॉस्ट स्प्रिंग जो है, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शंस में देखते हैं। लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, ये जो बचपना है बच्चों का, जो ब्लूम हो रहा है, जो डेवलप हो रहा है, वो लॉस्ट हो गया है, खो गया है। तो यस, यही एक ऐसा चीज़ है जो पूरे इस चैप्टर में ऑथर समझाना चाह रही है। ऑटम सीजन को सिंबलाइज कर रहा है क्या? नो। लॉस्ट मनी, पैसा गुम गया? नो। लॉस्ट एज, उम्र चली गई, अब क्या बहुत बूढ़े हो गए? नहीं। सो द राइट ऑप्शन वुड बी ए, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साहिब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहिब सीमापुरी में, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, ईस्ट दिल्ली के आउटस्कर्ट्स की जगह है सीमापुरी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दिल्ली है फॉर एग्जांपल, और ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस तरफ जो एरिया आता है, यहाँ पे आपका छोटा सा आता है सीमापुरी, दिल्ली के ही पोर्शन में आता है, वो दिल्ली का ही बाउंड्री पे आता है। तो यहाँ पे रहता है साहिब आलम इस वक्त अपनी फैमिली के साथ, और ये कचरा कूड़ा बीनता है। लेकिन बेसिकली साहिब आया कहाँ से? हेल्ड यानी कहाँ से ट्रैवल करके, कहाँ से माइग्रेट होके आया है? दिल्ली से। तो दिल्ली से तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि दिल्ली के आउटस्कर्ट सीमापुरी में तो ये लोग रहते हैं, तो हो नहीं सकता। सीमापुरी में ऑलरेडी ये लोग रहते हैं, तो ओरिजिनेट कहाँ से हुए वो देखना है। ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, अब ये ढाका क्या है? ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, ओके। तो साहिब आलम बेसिकली बांग्लादेश की जो कैपिटल जगह है ढाका, वहाँ के ग्रीन फील्ड से आए। यानी कि ये लोग नॉर्मली छोटे छोटे टेंट्स में रहा करते थे ग्रीन फील्ड्स पे, लेकिन वहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, वहाँ पे प्रॉपर फूड भी नहीं मिलता था, इसलिए ये लोग वहाँ से माइग्रेट होके सीमापुरी आ गए। नन यानी इनमें से कोई भी नहीं, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं, एक तो ऑप्शन डेफिनेटली होगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। यहीं से माइग्रेट होकर आए हैं आपके साहिब आलम, और दिल्ली के सीमापुरी में आए हैं, ओके। नेक्स्ट, व्हाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? ये जो गार्बेज डंप्स थे, कचरे कूड़े के जो डंप्स थे, जो हीप्स थे, साहिब आलम इसमें क्यों गया? टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, सिल्वर या चांदी का सिक्का ढूंढने के लिए? नो। टू फाइंड अ रुपी, एक रुपए का सिक्का ढूंढने के लिए? तो हाँ कह सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर भी ये भी आप कह सकते हो कि हाँ शायद उसको सिल्वर कॉइन मिल जाए, उनके लिए तो कोई भी चीज़ मिल जाए, वो तो उनके लिए एक तरीके से गोल्ड सिल्वर से कम नहीं है। टू फाइंड अ 10 रुपी नोट, हाँ 10 रुपये का नोट भी मिल जाए तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो आई गेस ऑल ऑफ दीज, उसको गार्बेज डम्प्स में इसीलिए चाहता था कि कोई भी चीज़ मिल जाए, कॉइन मिल जाए, 10 रुपये का नोट मिल जाए, या कोई सिक्का मिल जाए, कुछ भी मिल जाए उसको, तो उसके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो येस, यू कैन से ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, कि जो उसको मिल जाए, बस कुछ भी मिल जाए। वो उसकी गार्बेज डंप में जाता था कि जो भी उसको काम की चीज़, पैसा, सिक्का, कॉइन, जो मिल जाए।
नेक्स्ट, वाई डिड साहिब लीव हिज हाउस? जो उसका खुद का घर था ढाका के ग्रीन फील्ड्स में, वो अपना घर छोड़ के क्यों आया? तो ऑप्शन है बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड। जिस फील्ड में उनका छोटा सा घर था वहाँ पे स्टॉर्म आई, यानी कि बहुत तेज तूफान आया, बाढ़ आई, जिसकी वजह से उनका पूरा घर बह गया। इस वजह से मजबूरी में इनको सीमापुरी आके शिफ्ट होना पड़ा। टू एंजॉय अ लाइफ ऑफ लेजर, लेजर यानी मज़े की लाइफ एंजॉय करने के लिए वो लोग सीमापुरी दिल्ली में आ गए, तो ऑब्वियसली नो। टू फाइंड फ्रेंड्स, दोस्त ढूंढने के लिए, ऑब्वियसली नहीं, दोस्त तो उनके वहाँ पर भी होंगे ढाका में। टू गो टू कॉलेज, कॉलेज जाने के लिए, अब जिनके पास स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, वो कॉलेज कैसे जाएंगे? एंड सेकेंडली, अभी तो साहिब इतना छोटा है कि वो स्कूल जाएगा, तो कॉलेज की क्या सोचना, तो ऑब्वियसली नो। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, इसलिए वो लोग माइग्रेट होके दिल्ली की सीमापुरी एरिया में आ गए और यहाँ पे ये लोग रैक पिकिंग करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट फोर्स्ड साहिब टू बी अ रैक पिकर? ऐसा क्या हुआ सीमापुरी में आके कि उसको रैक पिकिंग करनी पड़ी और वो एक रैक पिकर यानी कि कचरा कूड़ा बीनने वाला बन गया? तो ऑप्शन है हार्डवर्क, क्योंकि बहुत मेहनत करता था वो, इसलिए। डेस्टिनी यानी उसकी किस्मत थी कि उसको रैक पिकर बनना पड़ा। पीपल अराउंड हिम, क्योंकि उसके आसपास सब रैक पिकिंग करते हैं सीमापुरी में, इसलिए उसने भी ऐसा किया। एक्यूट पावर्टी, एक्यूट यानी बहुत ज़्यादा पुअर हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इस वजह से इनको मजबूरी में रैक पिकिंग ही करनी पड़ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट ऑप्शन, विच इज़ एक्यूट पावर्टी, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं और जिस जगह सीमापुरी में ये लोग रहते हैं वहाँ पे सर्वाइवल का मतलब ही ये है कि रैक पिकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी वहाँ पे यही काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा गरीब होने की वजह से उनको रैक पिकिंग करनी पड़ती है और अपना सर्वाइवल यानी गुजारा करना पड़ता है। नेक्स्ट, वेयर इज सीमापुरी? सीमापुरी कहाँ है? नोएडा में? नो। साउथ दिल्ली में? नो। नॉर्थ दिल्ली में? नो। ईस्ट दिल्ली में? यस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो कि ये दिल्ली है, ये है इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो यही बाउंड्री पे है आपका सीमापुरी, तो ईस्ट दिल्ली में आपका सीमापुरी। ओके, सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट दिल्ली में आपको सीमापुरी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, वाई डिड साहिब लीव ढाका? साहिब ने ढाका क्यों छोड़ा? हम सबको पता है, क्योंकि जिन ग्रीन फील्ड्स में वो रहता था वहाँ पे स्टॉर्म आ गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, जिससे उनके पूरे घर बह गए थे। और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे, यानी कि रोज़मर्रा में जो चीज़ें काम आती हैं, ज़रूरत की चीज़ें, वो वहाँ नहीं मिलती थी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, वहाँ पे खाना भी नहीं था ऑब्वियसली, तो बेसिक इनका रीज़न तो यही था कि वहाँ पे इनफ फूड नहीं था, खाना वहाँ पे मुश्किल से मिलता था। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ दोस्त नहीं थे, तो नहीं, ऑब्वियसली नो। बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, की माँ बाप ने बोला चलो सीमापुरी चलें, तो साहिब भी आ गया, नो। तो ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन सही होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, वहाँ पे खाना नहीं होता था ढंग से और उनके पूरे घर बह गए थे तूफान में, जिस वजह से मजबूरी में खाना कमाने की वजह से, खाना खाने की भूख की वजह से वो लोग सीमापुरी आए, रैक पिकिंग करने लगे और उससे अपना सर्वाइवल करते थे। नेक्स्ट, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? अब ये जो आपका चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये दो अलग अलग स्टोरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहली स्टोरी है साहिब आलम जो कि रैक पिकर था, और दूसरी स्टोरी है मुकेश नाम के बच्चे की जो एक बैंगल मेकर्स की फैमिली में से थे और फिरोजाबाद से था। फिरोजाबाद इज इन इंडिया एंड इट इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाते हैं वो लोग कांच की। तो उस इंडस्ट्री, उस बैंगल मेकिंग की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री होती है, उससे मुकेश आता है। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अंधेरे कमरे में छोटी सी लाइट में बिल्कुल इतनी सी आग जला के उसमें बैंगल को मोल्ड करना पड़ता है, ग्लास को, और बैंगल बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी जनरेशन से लोगों की आईसाइट चली गई। ये लोग अंधे हो गए, लिटरली दे हैव बिकम ब्लाइंड, क्योंकि इतने इतने बच्चे अंधे हो जाते हैं इतनी सी लाइट में काम करके और बैंगल्स बना के। तो इसीलिए इस प्रोफेशन को, इस काम को अच्छा नहीं माना गया है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इन पुअर कंडीशन की वजह से बैंगल मेकर्स की? फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकर्स हैं उनकी जो आंखें चली गई हैं, बेचारे इतनी काम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उनकी इस पुअर कंडीशन के रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट्स, उनके बच्चों के खुद के पेरेंट्स जो कि ऑलरेडी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में हैं, सोसाइटी, जो उनके आसपास के लोग हैं जो कि ऑलरेडी वो सब भी बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, नेता, जो ऐसे लोग जो अपने फ़ायदे के लिए गरीबों को इस्तेमाल करते हैं वो, या ऑल ऑफ दीज। सो ऑप्शन इज
ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स ऑलरेडी बैंगल मेकिंग में, वो भी अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग में डालते हैं। सोसाइटी, उनके आसपास के जितने लोग हैं वो भी फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग का काम करते हैं, इसीलिए बच्चों को भी उसी काम में डाल देते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं, ये चाहते हैं कि गरीब लोग बैंगल बनाए और इनके थ्रू बड़े बड़े मार्केट्स में वो लोग जाके इन बैंगल्स को सेल करते हैं। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि इनको भी ये लोग बनाते रहें, चाहे भले इनकी आईसाइट चले जाए, पर हमें तो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो इनकी वजह से। तो बेसिकली ऑल ऑफ दीज, इन सब की वजह से इन बच्चों की पुअर कंडीशन है फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स की। नेक्स्ट, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटीरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार मैकेनिक। अब ये जो छोटा बच्चा मुकेश है, जिसकी फैमिली बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, इसका सपना है, इसका ड्रीम है कि इसको कार मैकेनिक बनना है। तो क्या एफर्ट्स वो लगा सकता है, क्या ऐसी वो मेहनत कर सकता है जिससे मुकेश का जो ड्रीम है, जो सपना है कार मैकेनिक बनने का, वो पूरा हो जाए। तो हार्डवर्क, मेहनत करे वो, गोइंग टू गराज, उसको गराज जाना पड़ेगा जो कि उसके घर से ऑलरेडी बहुत दूर था, वहाँ पे सीखना पड़ेगा मैकेनिक का काम। गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, जो कार मैकेनिक का जो ओनर है गराज का, वहाँ का जो ओनर है, जो मालिक है, उसका गाइडेंस इसको मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी तो ये काम सीखेगा। ऑल ऑफ दीज, या ये सारी चीज़ें, सो द आंसर वुड बी डी ऑल ऑफ दीज। उसको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके जो उसका ड्रीम है कार मैकेनिक बनने का, वो तब जाके पूरा होगा। नेक्स्ट, व्हाट आर दी हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। अगर चूड़ियाँ बनाने, कांच की चूड़ियाँ बनाने वाली ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हो, तो हजार्ड्स क्या क्या है वहाँ पे काम करने के, यानी कि क्या क्या डेंजरस सिचुएशंस है जो वहाँ पे लोगों को फेस करनी पड़ती है। पुअर हेल्थ, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। इम्पेयर्ड विजन, यानी कि वो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उनकी नज़र खराब हो जाती है, विजन। मिजरेबल लाइफ उनकी बहुत मिजरेबल है, बहुत ख़राब है, या फिर ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस वुड बी करेक्ट, क्योंकि अगर आंखें चली जाएंगी, ये तो डेफिनेटली पक्की बात है, हेल्थ ख़राब हो रही है, वहाँ पे खाने को ढंग से नहीं है लोगों को, और उनकी ज़िंदगी बहुत मिजरेबल है वहाँ, चाहे वहाँ की लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, जनरेशन्स उनकी पुश्तैनी लोग हैं, वो सब इस काम में इन्वॉल्व है, और उन्होंने अपने बच्चों को भी इस काम में इन्वॉल्व कर दिया है। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम्प्लॉयज दी लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद। अब फिरोजाबाद की जो लोकल फैमिलीज हैं, उनको कौन एम्प्लॉय करता है चूड़ियाँ बनाने की या फिर ग्लास बैंगल्स बनाने की इंडस्ट्री में। तो ब्यूरोक्रेट्स, ये बड़े बड़े नेता मंत्री, मर्चेंट्स यानी छोटे मोटे दुकानदार जो कि फर्दर आगे बेचते हैं इनकी बनाई हुई बैंगल्स को, पॉलिटिशियंस यानी बड़े बड़े नेता मंत्री पॉलिटिशियंस, ये ब्यूरोक्रेट्स। द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि वो इंडस्ट्री जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है जिसमें बैंगल्स बनाई जाती हैं फर्नेस में काम करके। तो यस, ये जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है यही इन लोकल फैमिलीज को एम्प्लॉय करती है, यानी नौकरी पर रखती है कि आओ आप बैंगल्स बनाओ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अब ये जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है इसके फंक्शन क्या है, यानी व्हाट आर इट्स वर्क्स, ये क्या काम करती है इंडस्ट्री। टू मेक विंडोज, खिड़कियां बनाती है ये, नो। टू मेक डोर्स, दरवाजे बनाती हैं, ऑब्वियसली नो। टू मोल्ड ग्लास यानी कि रॉ ग्लास, जो रॉ कांच होता है उसको मोल्ड करती है, यानी कि अलग अलग शेप्स देती है। यस, ये देती है, लेकिन फर्दर इसको बैंगल्स में, कलरफुल बैंगल्स में कन्वर्ट भी करती है। तो ऑप्शन नंबर सी की जगह ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट होगा। दैट मीन्स टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। ये जो रॉ ग्लास होता है उसको मोल्ड करते हैं, अलग अलग शेप्स देते हैं ये लोग, और कलरफुल बैंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो ये ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है इसमें जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, इनकी हेल्थ कंडीशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है, और इनकी लाइफ वर्स्ट यानी बद से बदतर कैसी हो जाती है और क्यों होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, डार्क डिंजी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, क्योंकि ये छोटे छोटे सेल्स छोटे छोटे कमरों में काम करते हैं जो बहुत डार्क एंड डिंजी होते हैं। डिंजी यानी अंधेरे से भरे होते हैं, वेरी डार्क होते हैं, और जिससे उनकी आंखों पे असर पड़ता है। सेकंड, डैजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट, ये जो वेल्डिंग लाइट निकलती है जिससे लोग बनाते हैं उसकी स्पार्कलिंग लाइट इनकी आंखों पे पड़ती है। हाई टेम्परेचर्स, जिन छोटे छोटे सेल्स, जिन छोटे छोटे रूम में लोग काम करते हैं वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, क्योंकि एक छोटा सा
फर्नेंस है, यहाँ पे फायर होती है, हीट होती है जिसमें ग्लास को मोल्ड किया जाता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ये सारी सिचुएशंस रहती हैं एक बच्चे के साथ जब वो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करता है और बैंगल्स बनाता है, जिससे उसकी हेल्थ एंड स्पेशली उसकी आइज पे बहुत डेंजरस और वर्स्ट इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स। अब एक बार अनीस जंग जो ऑथर है उन्होंने जो साहिब वाली स्टोरी पे जाते हैं वहाँ पे पूछा उनसे कि भाई तुम लोग चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, ऐसे बेयर फुट यानी नंगे पैर क्यों घूमते हो। तो अलग अलग बच्चों ने अलग अलग आंसर्स दिए थे। एक ने बोला मेरी मदर मुझे चप्पल नहीं देती, एक बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं चप्पल पहनने में, एक बोलता है कि हमारा तो ट्रेडिशन है, हमारा तो ये रिवाज है कि चप्पल ना पहने। अब सोचो उनके घर वालों ने उनको, वो लोग इतने गरीब हैं कि वो मतलब चप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते अपने बच्चों के लिए या कोई फुटवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने उस चीज़ को एक रिवाज, एक ट्रेडिशन का नाम दे दिया कि भाई हमारे रिवाज है चप्पल ना पहनने का, ताकि वो लोग अपने मन को मना लें। ओके, तो ऑप्शंस देखते हैं। मदर्स डोंट गिव, तो बच्चे रीज़न देते हैं चप्पल ना पहनने के लिए कि हमारी मदर हमें चप्पल नहीं देती। तो यस, एक बच्चे ने आंसर दिया था। एक बोलता है नो इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है चप्पल पहनने में, तो यस एक बच्चे ने ये भी आंसर दिया था। एक बोलता है अ ट्रेडिशन, यानी कि हमारा रिवाज है कि चप्पल नहीं पहनी जाती। एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अलग अलग बच्चों ने इस तरीके के अलग अलग आंसर्स दिए थे ऑथर अनीस जंग को फॉर नॉट वेयरिंग चप्पल्स। नेक्स्ट, हु इज मुकेश। मुकेश कौन है? तो वो एक स्टूडेंट है, नो। वो एक वर्कर है, काम करता है, नो। बैंगल मेकर है, यस, क्योंकि उसकी फैमिली फिरोजाबाद की फैमिली है एंड वो लोग बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जनरेशन से इन्वॉल्व है, तो यस। वो एक रैग पिकर है, नो, क्योंकि रैग पिकर तो साहिब था। सो ऑप्शन नंबर सी बैंगल मेकर इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन। इस लेसन में जो साहिब है वो ढाका से यानी बांग्लादेश से ट्रैवल करके दिल्ली के सीमापुरी तक आया और रैग पिकिंग करी। तो वो माइग्रेट करके आया, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके आया फॉर वेरियस रीजंस। तो चैप्टर में ये जो माइग्रेशन है लोगों का गांव से शहरों की तरफ, ये क्यों माइग्रेशन किया उन्होंने, इन्होंने ये ट्रैवलिंग क्यों करी, जस्ट बिकॉज उनके वो लोग पैसे वाले नहीं हैं, वो लोग पुअर हैं, उनके पास रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ नहीं है। सो देखते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर 1, स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय द स्टॉर्म, क्योंकि चैप्टर में मुकेश साहिब की जो फैमिली है उनके घर स्वीप हो गए थे, यानी बह गए थे स्टॉर्म, तूफान में आके, इस वजह से वो लोग माइग्रेट होके आए। सेकंड, नो मनी, उनके पास पैसा नहीं था इसलिए वो आए। ऑब्वियसली पैसा नहीं था तो पैसा तो वहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो माइग्रेट क्यों होना, उनके पास यहाँ पे तो कोई ऐसा रीज़न नहीं है। एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ढाका में उनके पास एजुकेशन नहीं था और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि कोई काम नहीं था, कोई धंधा नहीं था करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर भी तो वो लोग रैग पिकिंग ही कर रहे हैं। सेफ्टी, क्योंकि ढाका में उनकी सेफ्टी नहीं थी, सिक्योर नहीं थे वो लोग, इसलिए वो सीमापुरी आ गए, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उनके जो स्वीपिंग ऑफ हाउसेस थे, जो हाउसेस थे वो स्वीप हो गए थे स्टॉर्म्स में, तूफान में आके, इस वजह से साहिब आलम और उसकी फैमिली ढाका बांग्लादेश की ग्रीन फील्ड से माइग्रेट होके कहाँ आ गए, दिल्ली की सीमापुरी में, और वहाँ पे रैग पिकिंग करने लग गए। नेक्स्ट, व्हाट कंपेल्स, यानी कि फोर्सेस, कंपेल्स का मतलब होता है फोर्स करना। व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी, यानी ऐसी क्या चीज़ें हैं फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स को, ऐसी क्या चीज़ें उनको फोर्स कर रही हैं, कंपेल कर रही हैं कि वो लोग इतने गरीब हैं, ऐसी क्या चीज़ें उनको मुसीबत आ रही है। तो पहली चीज़ है कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, यानी कि वो जिस कास्ट में बिलोंग करते हैं, और एंसेस्ट्रल यानी कि जो उनके पूर्वजों का प्रोफेशन था बैंगल बनाने का, वो उसी पे ही अटके हुए हैं। सारे फिरोजाबाद की बैंगल मेकर्स जो हैं उसी पे अटके हुए हैं, वो कोई और काम करना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है हमारी कास्ट, हमारी जाति यही है कि हम चूड़ियाँ बनाने वालों की फैमिली से हैं तो हम वो ही करेंगे और हमारे आगे की जनरेशन्स भी यही करेंगी, और हमारे एंसेस्टर्स का प्रोफेशन है यानी कि हमारे पूर्वजों ने ये किया है तो हम भी यही करेंगे। इस वजह से वो लोग कोई दूसरा जॉब नहीं कर रहे और इसी वजह से बहुत ज़्यादा पुअर रह गए हैं वो लोग स्विच नहीं कर रहे अपने जॉब को। सेकंड, करम थ्योरी एंड सोसाइटी। करम थ्योरी एंड सोसाइटी, एक एजेड लेडी होती है चैप्टर में, वो ये बोल देती है कि हमारे तो कर्म ही हमने ऐसे किए हैं, हमने पिछले जन्म में ऐसे काम करें जिस वजह से हमें इतनी गरीबी से देखनी पड़ रही है इस जन्म में।
और वो अपनी सोसाइटी और इन सब की थ्योरी बताते हैं। तो अगर उनको कोई समझाता भी है कि आप बैंगल मेकिंग जैसी हजार्डस जॉब छोड़ के कोई और काम कर लो जिसमें आपकी गरीबी चली जाएगी, बहुत सारे काम है इस दुनिया में, तो वो लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारा कास्ट है, हमारे पूर्वजों ने काम किया हुआ है, तो वो खुद चाहते ही नहीं कि हमारी सिचुएशंस बेटर हो। ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, नेता मंत्री हैं, वो नहीं चाहते कि ये लोग बैंगल मेकिंग की इंडस्ट्री छोड़ें, क्योंकि अगर इन लोगों ने बैंगल मेकिंग की इंडस्ट्री छोड़ दी तो उनके प्रॉफिट्स में भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा, उनको शायद लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी विच इज डी, ऑल ऑफ दीज आर ऑल करेक्ट, क्योंकि वो लोग इसीलिए फोर्सफुली पुअर हैं, इसीलिए अपने आप को पावर्टी की सिचुएशन में रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम ऐसी कास्ट से हैं, हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो ये उनका प्रोफेशन है बैंगल मेकिंग का, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमारे कर्म ही ऐसे कि हम ऐसे। तो वो इस तरीके की थ्योरीज दे रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर रहे, जानबूझ के गरीबी की सिचुएशन में है। नेक्स्ट, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट। तो ये जो फिरोजाबाद का शहर है किस चीज के लिए फेमस है? फॉर कास्टिज्म, यानी अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं वहाँ पे? नो। फॉर रैग पिकर्स, नहीं, वो तो सीमापुरी फेमस है क्योंकि वहाँ पे सारे रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। फॉर पावर्टी, गरीबी के लिए? नो। फॉर बैंगल्स, येस, फिरोजाबाद की बैंगल्स बहुत फेमस है, कभी भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं तो ज़रूर बैंगल्स परचेज करके आते हैं क्योंकि वहाँ की बहुत फेमस बैंगल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर बैंगल्स इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री। फिरोजाबाद में कौन सी इंडस्ट्री फेमस है? तो ऑब्वियसली अगर वो बैंगल्स के लिए फेमस है तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वहाँ पे फेमस होगी, क्योंकि चूड़ियाँ जो बन रही हैं वो कांच की बन रही हैं, ग्लास की बन रही हैं। तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए? नो। फर्नीचर की इंडस्ट्री के लिए, लकड़ी की इंडस्ट्री? नो। टेक्सटाइल यानी कपड़े की इंडस्ट्री के लिए? नो। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री? यस, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे बैंगल्स बनती हैं, ग्लास बैंगल्स। तो ऑप्शन नंबर डी, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ इज मुकेश's एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। अब मुकेश एक ऐसा बच्चा जो फिरोजाबाद में रहता है, उसकी पूरी फैमिली बैंगल मेकिंग की बिजनेस में, उसी जॉब में इन्वॉल्व है, उसके सब पूर्वज भी उसी में इन्वॉल्व है, लेकिन मुकेश बैंगल मेकिंग इन काम में नहीं जाना चाहता, वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है, उसके अलग ड्रीम्स, उसके अलग सपने। तो इस किस तरीके से मुकेश अपनी फैमिली से अलग है? तो ऑप्शन नंबर ए, बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, क्योंकि वो डेयरिंग है, उसने हिम्मत करी है ये बोलने की कि मेरा सपना है बैंगल इंडस्ट्री में ना जाने का बल्कि कार मैकेनिक बनने का, जो कि कोई हिम्मत नहीं करता वहाँ पे बोलने की। तो ये वो डेयरिंग है, वो फर्म है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, और वो क्लियर है, उसको अपने ड्रीम्स में क्लैरिटी कि मुझे कार मैकेनिक ही बनना है। वो ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे आज ये बनना है कल वो बनना है, नो, वो क्लियर है कि उसको क्या करना है। बीइंग अ फाइटर, वो कोई फाइटर है, लड़ाई झगड़े कर रहा है? नो। बीइंग अ कावर्ड, क्या वो कायर है? नो, वो कायर नहीं है, ही इज नॉट अ कावर्ड, ही इज अ ब्रेव मैन, ही इज अ डेयरिंग चाइल्ड, क्योंकि उसने इतनी हिम्मत तो रखी एटलीस्ट बोलने की कि मुझे कार मैकेनिक बनना है और मुझे अपने पूर्वजों का जो काम है, जो मेरी सारी जनरेशन्स कर रहे हैं ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में बैंगल्स बनाने का, मुझे वो नहीं करना। उसमें इतनी डेयरिंग तो है एटलीस्ट बोलने की। नॉट क्लियर, वो क्लियर ही नहीं कि उससे क्या करना है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, इज वेरी क्लियर कि उससे क्या करना है। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी। मीन्स ऑफ सर्वाइवल यानी अगर सीमापुरी में आपको सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली आपको रैक पिकिंग करनी पड़ेगी, कचरा कूड़ा बीनना पड़ेगा, तभी वहाँ पे कमा सकते हो आप, क्योंकि वहाँ पे रहने वाला हर एक आदमी यही काम करता है। तो काम करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, बट कौन सा काम? रैक पिकिंग का। एजुकेशन, पढ़ाई करनी पड़ेगी वहाँ पे, वहाँ तो एजुकेशन का कोई नामो निशान नहीं है, सब लोग इतने पुअर है, वहाँ तो स्कूल ही नहीं है, एक भी स्कूल नहीं है। मर्चेंडाइजिंग यानी कि वो लोग सामान बेचने और खरीदने का काम करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे सिर्फ रैक पिकिंग का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, रैक पिकिंग विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन। अब सीमापुरी के लिए इस पूरे चैप्टर में क्या मेटाफोरिकल सिंबल बताया गया है, यानी कि क्या सीमापुरी के बारे में दर्शाया गया है? पावर्टी, गरीबी दर्शाई गई है। एक्सप्लॉइटेशन यानी कि वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बड़े लोग जितने भी पावरफुल लोग हैं उन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनसे काम निकलवा रहे हैं और उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। इंजॉयमेंट बताई जा रही है कि वो लोग इंजॉय कर रहे हैं बहुत। अ लिटिल हेल यानी कि सीमापुरी के लिए ये बताया गया है मेटाफोर के तौर पे कि वो एक लिटिल हेल, सीमापुरी एक ऐसी जगह है कि एक छोटे
बोल सकते हैं हिंदी में अगर इफ आई से कि वो नर्क की तरह, एक छोटे नर्क, एक लिटिल हेल्क की तरह है वो। तो मेटाफोरिकल सिंबल का मतलब ये होता है, मेटाफोर माने कि एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हो। तो सीमा पूरी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने कंपेयर किया है एक हेल से। जब हम चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमने बोला था, उसे बोला गया कि वो एक लिटिल हेल, एक छोटे नर्क की तरह है जहाँ पे सब सिर्फ कचरा कूड़ा बीनते हैं, उसी गंदगी में रहते हैं, सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं है वहाँ पे, उसी गंदगी में पड़ते बड़े होते हैं और उसी वहीं पे ही मर जाते हैं वो लोग। उनकी ज़िंदगी रैग पिकिंग से शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म होती है। तो सीमा फुरी को किससे कंपेयर किया गया है? एक लिटिल हेल से। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, अ लिटिल हेल। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज मुकेश's ड्रीम? मुकेश की ड्रीम क्या है, सपना क्या है? कि उसको एक कार मैकेनिक बनना है। टू बी अ डॉक्टर? नो। टू बी अ मर्चेंट? उसको मर्चेंट बनना है, यानी ट्रेडर, कोई चीज़ें बेचना खरीदने वाला बनना है? नो। टू बी अ रोग? रोग का मतलब क्या होता है? अ डिसऑनेस्ट मैन। अ डिसऑनेस्ट मैन, एक ऐसा इंसान जो झूठ बोलता है, फरेब करता है। इसको ऐसा बनना था क्या? ऑब्वियसली नॉट, अ बिग नो। टू बी अ मोटर मैकेनिक? येस, उसको मोटर मैकेनिक बनना था क्योंकि उसने फिरोजाबाद में कुछ कार्स आती जाती देखी है, उसको पता है कि कार क्या होता है और उसको उन्हीं मोटर कार्स का मैकेनिक बनना था। तो यही उसका ड्रीम था, उसको अपनी फैमिली जैसे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में नहीं जाना था। So option number D, to be a motor mechanic, is the right option. Next, what change did Anis Jung see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? अब एनीस जंग जब कुछ दिन बाद साहिब के लोकेलिटी में आती तो एक छोटा सा नेबरहुड, छोटा सा क्लब टाइप का एक एरिया बना हुआ था जहाँ पे एक टी स्टॉल था। वहाँ पर क्या चेंजेस देखती है एनीस जंग? किसमें? साहिब आलम में। क्योंकि पहले तो जब भी एनीस जंग ने उसको देखा हुआ था वो हमेशा मस्ती करता रहता था, अपना रैक पिकिंग वाला सैक अपने शोल्डर पे कैरी करता था और अपने फ्रेंड्स के साथ बेयर फुट इधर उधर भागता था, एंजॉय करता था। लेकिन इस बार क्या चेंज देखा एनीस जंग हमारी ऑथर ने साहिब आलम में? तो ऑप्शंस हैं, एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, ऐसा लग रहा था उन्हें कि शायद उसने अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी खो दी है। लॉस्ट ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप, जब आप अपने मालिक खुद होते हो तो उसको लग रहा था कि शायद उसने अपनी खुद की ओनरशिप खो दी है क्योंकि अब वो किसी स्टॉल पे, टी स्टॉल पे काम कर रहा है एज अ सर्वेंट, तो उसका ओनर अब कोई और बन गया है। लॉस्ट जॉय, शायद उसकी खुशी भी कहीं गायब हो गई है, जैसा पहले वो खुश रहता था अब वो खुश नहीं है, या ऑल ऑफ दीज। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि अब वो एक टी स्टॉल पे काम कर रहा है, वो खुश नहीं है, वो मजबूरी में कर रहा है क्योंकि वो बहुत गरीब है। सेकेंडली, ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, पहले वो खुद का मालिक था, जब उसका मन करता था निकलता था, अपने वंडर अपना ढूंढता था, जो चीज़ उसको मिलती थी रैक पिकिंग में खुशी जो मिलती थी वो अब यहाँ नहीं मिल रही। तो अभी वो काम तो कर रहे हैं, उसको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, बट ही इज़ नॉट हैप्पी समवेयर। उसके चेहरे से खुशी चली गई जो उसको अपने दोस्तों के साथ भागने में, इधर उधर आने जाने में मिलती थी। ओके, एंड सेकेंडली उसके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है फैमिली में कमा कर देने की, तो कहीं ना कहीं उसका बचपना खो गया। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज वुड बी द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो चिल्ड्रन, वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आए होंगे इस चैप्टर के। ऑल्सो आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते तो कुछ नहीं करना, आप गूगल पे जाइए, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com का नाम डालिए, एंड जैसे आप वेबसाइट का नाम डालेंगे इस तरीके से आपके सामने एक पेज आ जाएगा जहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन है, क्लास 12th, 11th, 10th, 9th एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लास 12th की इंग्लिश वीडियोस देखनी है तो आप क्लास 12th पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, सारे टीचर्स जो 12th में पढ़ाते हैं अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो ये रहा इंग्लिश जो कि मैं पढ़ाती हूँ, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से लिस्ट ऑफ ऑल दी चैप्टर्स आ जाएगी जो हमने सारी कवर कर लिए हैं, ऑल्सो उनकी समरीज, उनकी कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स, एवरीथिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको लॉस्ट स्प्रिंग या किसी भी चैप्टर का आपको वीडियो देखना है तो आप उस पर क्लिक करिए, एंड जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे आपको वीडियो इजीली नहीं मिल रहे तो वेबसाइट से इजीली एक्सेस कैसे कर सकते हो आप। एंड ऑल्सो जो एक चीज़ आपको बिल्कुल नहीं भूलनी वो है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।